इस हाई लेवल एक्सप्लेनर में स्वागत है। आज हम अपने ऐतिहासिक स्रोत नोट्स के आधार पर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की पूरी रणनीति, इसके प्रमुख मील के पत्थर और उस लीडरशिप विजन का विश्लेषण करेंगे जिसने इतिहास रच दिया। इसे केवल इतिहास की तरह नहीं बल्कि एक ऐसे मास्टर प्लान की तरह देखिए जिसने दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक को घुटनों पर ला दिया। चलिए बिना देर किए सीधे इस ऐतिहासिक रणनीति के ब्लूप्रिंट को डिकोड करते हैं। इस पूरे अभियान को स्पष्ट रूप से समझने के लिए हमने इसे 6 रणनीतिक चरणों में बांटा है। राष्ट्रवाद के उदय से लेकर सत्याग्रह, असहयोग, पूर्ण स्वराज की मांग, सविनय अवज्ञा और अंत में उन क्षेत्रीय आंदोलनों तक जिन्होंने इस पूरे ऑपरेशन को जमीनी स्तर पर सफल बनाया। अध्याय 1, भारतीय राष्ट्रवाद का उदय। आइए देखते हैं कि शुरुआत में ग्राउंड रियलिटी या जमीनी हालात क्या थे। किसी भी बड़े बदलाव के लिए एक ट्रिगर की जरूरत होती है, राइट? यहाँ ये ट्रिगर कोई एक घटना नहीं थी, बल्कि कई दशकों का सामाजिक और आर्थिक शोषण था। ब्रिटिश प्रशासन की नीतियों और प्रजातीय भेदभाव ने पूरे देश में गहरा असंतोष पैदा कर दिया था। लेकिन दिलचस्प बात देखिए, रेलवे जैसे संचार और यातायात के साधनों ने, जिन्हें अंग्रेजों ने अपने फायदे के लिए बनाया था, पूरे देश को एक नेटवर्क में जोड़ दिया। जब अंग्रेजी शिक्षा और भारतीय प्रेस की ताकत आपस में मिली तो एक अभूतपूर्व राजनीतिक एकीकरण हुआ। इसी के नतीजे के तौर पर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और 1906 में मुस्लिम लीग जैसी संस्थाओं का गठन हुआ, जिन्होंने इस असंतोष को एक संगठित मंच प्रदान किया। अध्याय 2, सत्याग्रह और रॉलेट एक्ट। ये वह दौर था जब रणनीति में एक बड़ा शिफ्ट या बदलाव आया। 1915 में गांधी जी की वापसी एक वास्तविक गेम चेंजर साबित हुई। उन्होंने सत्याग्रह का नया दर्शन पेश किया। अब इसे केवल एक दार्शनिक विचार मत समझिए, ये एक बेहद सधी हुई और एक्टिव रणनीति थी। सशस्त्र विद्रोह की जगह सत्य और अहिंसा को मुख्य हथियार बनाया गया। ये मास मोबिलाइजेशन यानी जन भागीदारी का एक ऐसा इनोवेटिव तरीका था जिसका सामना करने के लिए ब्रिटिश प्रशासन बिल्कुल तैयार नहीं था। इसके बाद घटनाक्रम बहुत तेजी से बदला। इस नई रणनीति को काउंटर करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने मार्च 1919 में रॉलेट एक्ट नाम का एक सख्त कानून पास किया, जिसके तहत बिना मुकदमे के किसी को भी जेल में डाला जा सकता था। ये एक बड़ा ऑपरेशनल रिस्क था और इसी दमनकारी नीति ने 13 अप्रैल 1919 के उस दर्दनाक मोड़ को जन्म दिया जिसने सब कुछ बदल के रख दिया। 13 अप्रैल 1919, जलियांवाला बाग। जनरल डायर ने एक शांतिपूर्ण सभा पर बिना किसी चेतावनी के अंधाधुन गोलियां चलवा दी। सैकड़ों निहत्थे लोग मारे गए। ये ब्रिटिश प्रशासन की ओर से की गई एक ऐसी क्रूरता थी जिसने पूरे देश को झकझोर दिया। इसके विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी। ये एक ऐसा टर्निंग पॉइंट था जिसने स्पष्ट कर दिया कि अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। अध्याय 3, असहयोग आंदोलन। यहाँ से आंदोलन ने एक बड़े राष्ट्रव्यापी अभियान का रूप ले लिया। असहयोग आंदोलन का सीधा सा लक्ष्य था सिस्टम को पैरालाइज करना। रणनीति बहुत स्पष्ट थी, हर उस चीज से समर्थन वापस लेना जो ब्रिटिश मशीनरी को चलाती थी। विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया गया, वकीलों ने अदालतें छोड़ दी और गांधी जी ने खुद अपनी कैसरे हिंद उपाधि लौटा दी। विदेशी वस्तुओं का बॉयकॉट और खादी को अपनाना केवल विरोध का तरीका नहीं था, ये आत्मनिर्भरता और स्वदेशी उद्योग को खड़ा करने का एक शानदार रणनीतिक कदम था। ये आंदोलन बेहतरीन प्रदर्शन कर रहा था। विदेशी वस्तुओं के आयात में भारी गिरावट आ चुकी थी, जो सीधे तौर पर ब्रिटिश अर्थव्यवस्था पर चोट कर रही थी। लेकिन फिर अचानक सब कुछ रोक दिया गया। सवाल ये है कि इतनी बड़ी सफलता के बीच इस मूवमेंट को अचानक ब्रेक क्यों लगाना पड़ा? इसका कारण था चौरी चौरा की घटना। फरवरी 1922 में भीड़ ने एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई। गांधी जी के लिए अहिंसा केवल एक नीति नहीं बल्कि इस पूरे अभियान का कोर प्रिंसिपल थी। जब ये उसूल टूटा तो उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के 12 फरवरी 1922 को आंदोलन वापस ले लिया। लीडरशिप के नजरिए से ये एक बहुत ही मुश्किल लेकिन कड़ा फैसला था। अध्याय 4, साइमन कमीशन और पूर्ण स्वराज। आंदोलन रुकने के बाद राजनीतिक पुनर्गठन का दौर। आंदोलन के रुकते ही नेतृत्व के बीच रणनीति को लेकर एक स्वस्थ बहस शुरू हुई। एक गुट था स्वराज पार्टी, जिनका विजन था कि सिस्टम के अंदर जाकर यानी विधायी परिषदों में प्रवेश करके ब्रिटिश नीतियों को बाधित किया जाए।
वहीं दूसरा अपरिवर्तनवादी गुट था, जो परिषदों के बहिष्कार को जारी रखते हुए अपना पूरा फोकस जमीनी स्तर पर जनता को सशक्त बनाने में लगाना चाहता था। ये दिखाता है कि एक ही बड़े लक्ष्य के लिए अलग-अलग रणनीतिक रास्ते कैसे तलाशे जा रहे थे। इसके बाद घटनाक्रम फिर से तेज हुआ। 1928 में जब साइमन कमीशन भारत आया, जिसमें एक भी भारतीय नहीं था, तो इसका पूरे देश में भारी बहिष्कार हुआ। इसके जवाब में नेहरू रिपोर्ट ने एक नया संविधान प्रस्तावित किया। और फिर आया दिसंबर 1929 का ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन, जिसने पूरे स्वतंत्रता संग्राम का अल्टीमेट गोल ही बदल दिया। इसी के बाद 26 जनवरी 1930 को प्रतीकात्मक रूप से पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। वो अल्टीमेट गोल था, पूर्ण स्वराज या कंप्लीट इंडिपेंडेंस। अब बात डोमिनियन स्टेटस या ब्रिटिश राज के तहत थोड़ी बहुत रियायतों की नहीं थी। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में कांग्रेस ने स्पष्ट कर दिया कि अब हमारा इकलौता लक्ष्य पूर्ण और निरपेक्ष संप्रभुता है। ये आंदोलन की दिशा में एक बहुत बड़ा और स्पष्ट शिफ्ट था। अध्याय 5 सविनय अवज्ञा और समझौते। नए लक्ष्य को हासिल करने के लिए अगला बड़ा कदम। पूर्ण स्वराज के लक्ष्य को जमीन पर उतारने के लिए दांडी मार्च शुरू किया गया। ये एक मास्टर स्ट्रोक था। नमक जैसी बुनियादी चीज पर टैक्स के खिलाफ 12 मार्च को साबरमती से महज 78 लोगों के साथ यात्रा शुरू हुई। 24 दिन, 250 किलोमीटर और 6 अप्रैल को दांडी तट पर पहुंचकर नमक कानून तोड़ना। ये कोई आम प्रदर्शन नहीं था, ये एक परफेक्टली एग्जीक्यूटेड कैंपेन था जिसने पूरे देश में सविनय अवज्ञा की लहर दौड़ा दी। इस व्यापक आंदोलन ने ब्रिटिश सरकार को बातचीत की टेबल पर आने के लिए मजबूर कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप 1931 का गांधी-इरविन समझौता हुआ। सरकार अहिंसक कैदियों को रिहा करने और तटीय इलाकों में नमक बनाने की छूट देने पर सहमत हुई। बदले में आंदोलन को अस्थायी रूप से सस्पेंड किया गया और कांग्रेस लंदन में होने वाले दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए तैयार हुई। ये एक तरह का रणनीतिक ठहराव था। हालांकि दूसरे गोलमेज सम्मेलन से कोई ठोस परिणाम नहीं निकला, जिसके बाद सविनय अवज्ञा को फिर से शुरू किया गया। इसी बीच एक और बेहद महत्वपूर्ण घटना घटी, 1932 का पूना पैक्ट। गांधी जी और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के बीच दलित वर्गों के प्रतिनिधित्व को लेकर हुए इस समझौते ने भारतीय समाज के आंतरिक ढांचे और भविष्य की राजनीति को गहराई से प्रभावित किया। यह दिखाता है कि बाहरी लड़ाई के साथ साथ आंतरिक सुधार भी समानांतर रूप से चल रहे थे। अध्याय 6 प्रमुख क्षेत्रीय आंदोलन। आइए अब इस राष्ट्रीय आंदोलन के क्षेत्रीय स्तंभों पर नजर डालते हैं। ये पूरी लड़ाई केवल दिल्ली या बड़े शहरों तक सीमित नहीं थी। असली ताकत क्षेत्रीय स्तर से आ रही थी। 1917 में चंपारण के नील किसानों का सफल सत्याग्रह इसका प्रमाण है। 1928 में बारदोली में बिना किसी हिंसा के नो टैक्स अभियान का ऐसा कुशल नेतृत्व हुआ कि वल्लभ भाई पटेल को वहां सरदार की उपाधि मिली। और ये संघर्ष हमेशा शांतिपूर्ण ही नहीं था। आंध्र प्रदेश में अल्लूरी सीताराम राजू के नेतृत्व में चला उग्र छापामार आंदोलन इस बात का सबूत है कि प्रतिरोध के तरीके कितने विविध थे। अगर हम इन सभी आंदोलनों के कुल इम्पैक्ट या मैट्रिक्स को देखें तो परिणाम हैरान करने वाले थे। सबसे बड़ी उपलब्धि थी देश के हर कोने में राजनीतिक जागृति। महिलाओं ने घरों से बाहर निकलकर जिस तरह से लीड किया वो अभूतपूर्व था। आर्थिक मोर्चे पर इन बाइकॉट कैंपेन्स ने ब्रिटिश आयात की कमर तोड़ दी और इन सबके सम्मिलित दबाव ने ही 1935 के भारत सरकार अधिनियम की रूपरेखा तैयार की, जो आगे चलकर स्वतंत्र भारत के संविधान का एक प्रमुख आधार बना। तो इस विस्तृत एक्सप्लेनेर के अंत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल सामने आता है। आज जब हम दुनिया भर में अधिकारों की मांग या शांतिपूर्ण प्रदर्शन देखते हैं तो पाते हैं कि दशकों पहले भारत की जमीन पर तैयार की गई ये रणनीति, चाहे वो रणनीतिक बहिष्कार हो, अडिग मांगे हों या अहिंसक प्रतिरोध, आज भी सबसे प्रभावी और प्रामाणिक ब्लूप्रिंट बनी हुई है। इतिहास महज गुजरे हुए कल की कहानी नहीं है, बल्कि यह भविष्य की चुनौतियों से निपटने का एक केस स्टडी है। आशा है इस विश्लेषण ने इस ऐतिहासिक यात्रा को एक नए और स्पष्ट परिप्रेक्ष्य में आपके सामने रखा होगा। इस सत्र में जुड़ने के लिए धन्यवाद।